बाबा साहेब इज द फाउंडर ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एट द सेंटर इनफैक्ट Yes. और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। ये बहुत सारी वार्निंग उन्होंने दी है कि कुछ चीज़ें यदि आप करोगे नहीं तो डेमोक्रेसी जो है हाँ, वो डिफ़िकल्टी में आ सकती है, नेशन भी डिफ़िकल्टी में आ सकता है। और उसी की वजह से आज जो देख रहे हैं हम वो कुछ प्रेडिक्शन बाबा साहेब के सही निकले। पॉलिसी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई हाँ, और इसके आगे जाके डैम बनाए। हाँ, दामोदर डैम 3 साल में उन्होंने मेजर कंस्ट्रक्शन की और जब वो लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहली बार हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट रीमैरिज है, विडोवुड को ख़त्म कर दिया उन्होंने, इक्वल शेयर हाँ, और सारे फिर वोटिंग राइट और ये सारे राइट वो महिलाओं की इसमें आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो डेमोक्रेसी की है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगी। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त देश जो है आज़ादी का जश्न मना रहा है और इस आज़ादी के जश्न में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडिया ऑफ इंडिया क्या थी? बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र को किस तौर पे देखते थे? एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर उनकी क्या भूमिका थी इस संदर्भ में? और देश में समानता, मैत्री, सद्भाव, बंधुता कैसे कायम रहे? देश एक संग कैसे रहे? विविधता में एकता कैसी रहे? इस संदर्भ में बाबा साहब की क्या सोच थी, क्या विजन थी, क्या पॉलिसीज उन्होंने बनाए? इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने विचारक, साहित्यिक अभ्यासक, अर्थतज्ञ और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुखदेव थोराट सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के जो विविधता है इस देश में, जहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद में संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है, अनेक विविधता इस देश में है। तो ऐसे विविधता वाले इस देश को एक संग बनाने में कैसी भूमिका निभाई? यदि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में या जो अभी नेशन की संकल्पना है जो घटना में है कि प्रियम्बल में दिया हुआ है कि हमारा जो राष्ट्र है वो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सावरिन है। ये डिफाइन करता है कि राष्ट्र क्या बनेगा यस। और उसके उद्दिष्ट भी फिर नीचे दिए हुए हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो राष्ट्र की संकल्पना है, इस राष्ट्र की संकल्पना को डेवलप करने में, इवॉल्व करने में बाबा साहेब का रोल रहा है और बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं डिटेल में जाने के पहले ये बात बताऊं कि 1919 या 20 के इर्द गिर्द बाबा साहेब पॉलिटिकल सीन पे आए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और हमें इंडिपेंडेंट मिला 1949 में, 48 में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनी। ये जो 30 साल का पीरियड है ये इतना इम्पोर्टेंट पीरियड है कि इसमें जो आज इंडिया है, भारत है, इंडिया है, वो बना है और ये स्टेजेस में बना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 1919 से लेके 1950 तक मान लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन थी, ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें हर 10 साल बाद सुधार होता था। अच्छा। तो वो 1880 में 1885 की इर्द गिर्द वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट शुरू हो गया। तो हर 10 साल बाद उसमें रिफॉर्म होते थे और जब बाबा साहेब अम्बेडकर 1919 में सीन पे आए तो साउथ ब्यूरो कमीशन आया इंडियन लोगों की राय लेने के लिए कि भाई घटना में क्या दुरुस्ती करनी चाहिए। और फिर उसके बाद 1930 में उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी। उसके बाद फिर ये तय हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और इंडिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो रोल है वो नेशन को डिफाइन करने में, नेशन बनाने में और घटना के थ्रू, घटना ही तो डिफाइन करती है कि नेशन क्या है, तो घटना के थ्रू। तो ये 1919 से लेके 1950 तक है। ओके। और यदि हम केयरफुली उसकी स्टडी करें तो हमें ये दिखता है
कि ऐसा एक भी इशू नहीं है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू, सोसाइटी से ताल्लुकात, लैंग्वेज का हो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का हो, हर एक इशू पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने या तो लिखा है या लिख कर अपनी राय दी है या एक्चुअल पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है। ओके। तो मेरी समझ ये है कि जितना रोल बाबा साहेब अम्बेडकर का इस नेशन को बिल्ड करने में और एक राष्ट्र की एक संकल्पना देने में, जो आइडिया ऑफ नेशन है जो आप कह रहे हैं, वो देने में बहुत बड़ा उनका रोल रहा है। ओके। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्सेप्शन अपार्ट इतना रोल और इतना इंटरवेंशन, इतना कंट्रीब्यूशन और किसी का है। नहीं, उसमें एक और अदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी था। मतलब जब आपने जैसा कहा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम ऐसा एक देश बने, ये एक आइडिया ऑफ इंडिया थी जिसको बाबा साहब ने सोचा था या उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। लेकिन एक डिस्कोर्स और भी था कि जो नहीं चाहता था कि इस तरह का इंडिया बने, वो चाहते थे कि मनुस्मृति पे आधारित हिंदू राष्ट्र बने। तो उसको बाबा साहब ने कैसे डिक्लाइन किया, और बाकी जो भी नेता थे उस समय कांग्रेस के रहे, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, इन्होंने कैसे सपोर्ट किया फिर उस आइडिया ऑफ इंडिया को? तो आप देखेंगे कि जब पहली बार 1920 में साउथ बेरो कमीशन आया और उन्होंने पूछा कि भाई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप सजेशन दे दीजिए। तो उस वक्त बाबा साहेब ने अनटचेबल के लिए उनको इक्वल राइट होना चाहिए, राइट, और लीगल प्रोटेक्शन उनको होना चाहिए, और उनको फेयर शेयर मिलने के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव में भी होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बने। ये तो डिमांड उन्होंने की है अनटचेबल के लिए, और कास्ट के खिलाफ भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी सुझाव दिए, और पहला सुझाव ये था कि भी सबको वोटिंग का राइट होना चाहिए। अच्छा, उस वक्त दिया था? उस वक्त दिया था, 1920 में। ये मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये दिया है। तो 1920 में उन्होंने, उस वक्त क्या था कि मतदान का अधिकार लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है, अच्छा, एजुकेटेड और ब्राह्मण, इन्हीं को था, बिजनेस क्लास को था, और जो लैंडलेस है, जो इलिटरेट है, उसको नहीं था। तो इससे वजह से अनटचेबल पूरे के पूरे एक्सक्लूड हो जाते थे, ट्राइबल पूरे के पूरे एक्सक्लूड हो जाते, ओबीसी का एक सेक्शन तबका वोटिंग राइट से होता। तो एक उन्होंने कहा कि घटना ऐसी हो जो रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ला रहे हो, उसमें आप सबको वोटिंग राइट दे दो, नंबर 1, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। दूसरा उन्होंने कहा कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में, सेंट्रल या स्टेट में, वो थ्रू इलेक्शन हो। अच्छा, ओके। उस वक्त पता क्या थी, नॉमिनेशन का था। तो ये जनरल सजेशन थी उनकी। और जब फिर 1929 में साइमन कमीशन भी आए 10 साल के बाद, उसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फंडामेंटल राइट कमेटी के मेंबर थे, फेडरल कमेटी के मेंबर थे, माइनॉरिटी कमेटी के मेंबर थे। तो उन्होंने उस वक्त भी बहुत सारे सुझाव दिए जो 1935 एक्ट में, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल हुए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, माइनॉरिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, फंडामेंटल राइट, ये सारे हुए जो 35 एक्ट में आए। और आपको मालूम है कि 35 एक्ट की बहुत सारी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। तो जो आपने सवाल पूछा है कि जब ये ब्रिटिश ने कहा कि नहीं भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तय करेगी कि ये राष्ट्र क्या होगा। राइट। तो उस वक्त बहुत सारी पार्टियों ने अब अपने विचार दिए। तो उसमें कम्युनिस्टों ने भी दिए, राइट विंग पार्टी ने भी दिए, और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी ने दिए, कांग्रेस ने दिए, खुद मोतीलाल नेहरू का था ही वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, और जो हिंदू महासभा है उन्होंने भी दी है। ओके। तो वो उनकी जो विचारधारा थी वो हिंदू महासभा की उस वक्त की, वो ये थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू कल्चर और हिंदू विचारधारा के बेसिस पे बेस्ड हो। ओके। और उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जो उनका जो पेपर था उसमें 2 बातें उन्होंने की। कहीं तो ये भी लिखा है कि ये मनुस्मृति पे आधार पे हो, किसलिए घटना चाहिए आपको, मनुस्मृति तो हमारी घटना है, लॉ है। और दूसरा जो झंडा है वो हमारा भगवा होना चाहिए। तो ये क्लियरली उस वक्त भी जो हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी घटना हो जिसके हिंदू कल्चर का सहभाग हो, उसका फाउंडेशन हो, जो बाबा साहेब ने नकारा। तो बाबा साहेब का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो यदि हम
देखना शुरू कर दे तो उसमें ये हमें नज़र आता है कि एक तो सेकुलर बना है कि धर्म निरपेक्ष हो, बिल्कुल, हाँ, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा। इसका उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बड़े अच्छे वर्ड में उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा भी स्टडी ऑफ रिलीजन तो अलाउ है। आप अपने यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी और रिलीजन रखिए, उसमें स्टडी कीजिए, लेकिन एक धर्म का विचार जो है वो राज्य को चलाने के लिए गवर्निंग प्रिंसिपल नहीं बनेगा। तो स्टडी ऑफ रिलीजन इज अलाउड, बट प्रीचिंग ऑफ रिलीजन, वन रिलीजन फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट अलाउ नहीं है। तो सेकुलरिज्म आया। अच्छा, अब बात आ गई है भाई सेकुलर शब्द था नहीं के अमल में, सोशलिज्म के बारे में आ गया। बाबा साहब को ये सवाल पूछा है, हम वो विमुक्त विमर्श है उसका अगला इशू जो है इसी पे निकाल रहे हैं। तो उसमें उर्मिलेश का लेख है, उसने कहा कि बाबा साहब को एक सवाल पूछा किसी ने कि आपने सेकुलरिज्म डाला नहीं। उन्होंने कहा सारी कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है उसमें लिखने की क्या जरूरत है। उसमें रिलीजियस राइट 2 आर्टिकल में है कि भाई 28 आर्टिकल जो भी है जो शिक्षा के बारे में कहता है कि किसी धर्म का पढ़ाना नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने इंस्टीट्यूशन में रिलीजन पढ़ा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट है उसके ऊपर कंपल्शन नहीं होगा, उनके कल्चर को प्रिजर्वेशन है। इसके अलावा तो सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल सेकुलर है। फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप राइट, ये सारे जो है सबके लिए समान है, तो उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह सोशलिज्म के बारे में उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है वो भी इन्वॉल्व है कॉन्स्टिट्यूशन में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात होती है, जो बेसिकली सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है अमन वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट इंश्योर द पॉलिटिकल राइट, सिटीजनशिप राइट ऑफ इक्वालिटी, ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ड्यू रिप्रेजेंटेशन। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता है। वो ये कहता है कि स्टेट ने ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे वेल्थ इनइक्वालिटी ना बढ़े, जो डिटरेंट, जो जिसका नेगेटिव इफेक्ट हो। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे वेलबींग सबका बढ़े, सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिले। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये एक केस में इश्यू आया, अच्छा, जिसमें ये उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एम्फेथेटिकली ये कहा कि फंडामेंटल राइट इंश्योर द पॉलिटिकल राइट एंड सिटीजनशिप राइट टू द सिटीजन, टू द पीपल, इवन फ्रॉम द स्टेट एंड फ्रॉम अदर, but the directive principle is agenda of economic and social mobility. तो उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स अ कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सोशलिस्टिक है। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि सोशलिज्म का मतलब ये कि यही नहीं कि लैंड इंडस्ट्री सारी सरकार के पास हो, ये भी है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी हो जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम हो, इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप। तो वो भी विचार उन्होंने वहाँ दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म लाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो डेमोक्रेसी की है, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगी, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्न होगा, और वो रिपब्लिक होगी, पीपल ऑफ द सॉवरिन, यहाँ मोनार्क नहीं है। उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत वहाँ हर जगह। तो मेरा ख्याल है ये जो राष्ट्र को डिफाइन करने का जो बात है वो बाबा साहब ने मेरी क्लियरली लिखी है। लेकिन एक मुद्दा मैं कहूँगा बिफोर आई गो टू अदर एस्पेक्ट, ये कि जो ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन के है, गोल है, जिस प्रिंसिपल पे कॉन्स्टिट्यूशन बननी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती नेहरू कमेटी को। पहली कमेटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या हो, एम क्या हो, किस तरह लिखे जाए, हमें कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लिखे। तो वो उसको नेहरू रेजोल्यूशन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो वो चर्चा के लिए आया और उसमें बाबा साहब को कमेंट करने के लिए कहा राजेंद्र प्रसाद ने। तब बाबा साहब ने ये कहा कि जो गोल आप बता रहे हैं वो सही है कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सोशल इक्वालिटी हो, वेल्थ इनइक्वालिटी ना रहे, लेकिन ये तो गोल है। लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए आप रेमेडीज तो नहीं दे रहे हो, एंड गोल हैव नो मीनिंग विदाउट रेमेडीज। और उन्होंने वहाँ क्लियरली कहा कि जब तक आपकी इकोनॉमी सोशलिस्ट नहीं होगी,
जमीनी का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, यस, की इंडस्ट्रीज का नहीं होगा, हाँ, तब तक आप वो इक्वल राइट कैसे दे पाओगे, इकोनॉमिक इक्वलिटी कैसी आएगी, जस्टिस कैसा मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं वो बात वहीं छोड़ता हूँ, आगे आगे बढ़ जाता हूँ, कंडीशन नहीं रखी उन्होंने। हाँ, और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दी थी, आपने पूछा हाँ। जो बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन दी, उन्होंने तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का बिल्कुल सजेशन किया, सजेशन किया है, support डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किया। ये घटना का आधार होना चाहिए। हाँ, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, लैंड का नेशनलाइजेशन हो, बेसिक एंड की इंडस्ट्री का हो, इंश्योरेंस का हो, बाकी सेक्टर प्राइवेट में रहे, और सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। हाँ, तो तीनों उन्होंने दिए। जो बाबा साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये है यस, कि तीन जो पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, politics based on representative democracy, parliamentary democracy, and economy based on socialism of a particular type, ये बाबा साहब ने दिया था। तो सोशलिज्म तो एक्सेप्ट नहीं किया, स्पाइट द फैक्ट दैट नेहरू वाज ए सोशलिस्ट। यस, लेकिन दो बातें तो बिल्कुल आ गई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ये आ गई है। लेकिन इसका मैं एक मुद्दा और बता दूं कि दूसरे मुद्दे के आने पहले ये बता दूं कि बाबा साहेब के अलावा और दूसरा कोई दिखता नहीं हमें जिन्होंने वार्न किया है हाँ, कि भाई हमने नेशन तो बनाया, हाँ, एक नेशन बनाया, डेमोक्रेसी लाई, लेकिन इस इंडियन सोसाइटी में वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती, वो मॉरल प्रिंसिपल नहीं है जिससे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी या नेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। और नेशन के कॉन्सेप्ट में उन्होंने अपने आप डिफाइन किया व्हाट इज नेशन। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में है, और वो रांडे गांधी अंजीना जो लेक्चर है उसने दिया कि नेशन जमीन है, भाषा है, धर्म है, कल्चर है, इससे नेशन नहीं बनता है। वो तो सिमिलैरिटी है, लोगों को इकट्ठा लाता है, लेकिन इमोशनल इंटीग्रेशन हो, साइकोलॉजिकल यूनिटी हो, यस, कि हम अपने आप को इकट्ठा मानते हैं, इकट्ठा मानते हैं, एक मानते हैं, और वो फीलिंग एकदम से क्रिएट होती है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की मैच चल रही है, तो सारी भावनाएं जो होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, इवन इंडिया का मुस्लिम जो भी है वो भी चाहता है कि उसकी इमोशन इंडिया के साथ होती है। ये जो साइकोलॉजिकल फीलिंग है ये राष्ट्र बनाती है, और बाबा साहब ने कहा कि ये फीलिंग नहीं है, कम है। कास्टिज्म की वजह से सोसाइटी डिवाइडेड है, एक का दुख दूसरे का दुख बनता नहीं है, एक का सुख दूसरे का सुख नहीं बनता है। तो जब तक कम्युनिकेशन ना हो, सोशल इंटीग्रेशन ना हो, रिलेशन ना हो, तब तक राष्ट्र ये नहीं बनता इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। सो देयरफॉर ही से वी आर मेकिंग नेशन इन मेकिंग। तो ये वार्निंग उन्होंने दी जो आज दिख रही है। आज जो है धर्म के नाम पे राष्ट्र बनाने की बात ओपनली हो रही है। पहले शुरू में खींच करती है, अब आप क्लियर है। उसी तरह डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में जो है वो प्रिंसिपल पे होती है, लेकिन यहाँ जो है डेमोक्रेसी के जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो कास्ट और रिलीजन बेस्ड बन रही है। तो उसमें भी आपको डेमोक्रेसी प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर बिल्डअप करनी पड़ेगी। उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। आखिरी भाषण में उन्होंने किया है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारी वार्निंग उन्होंने दी है कि कुछ चीज़ें यदि आप करोगे नहीं तो डेमोक्रेसी जो है वो डिफ़िकल्टी में आ सकती है, नेशन भी डिफ़िकल्टी में आ सकता है। और उसी की वजह से आज जो देख रहे हैं हम, वो कुछ प्रेडिक्शन बाबा साहब के सही निकले। तो ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आइडिया ऑफ नेशन क्या होना चाहिए। बाबा साहब ने वॉर्न भी किया था कि जो इनइक्वलिटीज़ है या फिर जो इस तरह की सामाजिक धार्मिक स्थितियां हैं उससे भी अवेयर रहने को कहा था। लेकिन उनकी एक तमन्ना भी थी कि वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने शायद। वो भी एक तमन्ना थी। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी उन्होंने काफ़ी काम भी किया था। इकोनॉमी उनका काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट भी था। तो जैसा आपने कहा कि सोशियो इकोनॉमी होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए कि किस तरह से आइडिया ऑफ इकोनॉमी थी उनके। ये आपने सही सवाल पूछा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल सिर्फ इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने में ही नहीं रहा, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक पॉलिसी में भी रहा। पूरी की पूरी बातें उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें जो है उन्होंने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। अब आपको मालूम है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे इकोनॉमिस्ट थे, और उनका जो था वो पब्लिक फाइनेंस में काम था। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है
टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ओके, टैक्स कैसे इम्पोज करना और एक्सपेंडिचर क्या करना, सिंपल लैंग्वेज में। राइट, दूसरा उनका पीएचडी का जो डीएससी का जो थीसिस था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था, वो करेंसी पे था हाँ, कि भाई करेंसी प्रिंट करे तो उसका आधार क्या होना चाहिए। हम्म, ये दो इश्यू पे उन्होंने उस वक्त लिखा और उसका असर भी हुआ। तो उनका पब्लिक फाइनेंस पे ये विचार थे जिसका असर हुआ है ब्रिटिश के पीरियड में। उन्होंने कहा, आगे चल के भी उन्होंने कहा, जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो बनाया तो उनके जो सुपरवाइजर थे वो सेलिगमैन थे, वो पब्लिक फाइनेंस के एक्सपर्ट थे। हम्म, तो उनका विचार, उन्होंने ये कहा कि भाई आप एबिलिटी टू पे, जितना बंदा दे सकता है उतनी उसके ऊपर आप टैक्स ये करो, ओके, और रिवर्स टैक्स मत करो कि गरीबों के ऊपर ज़्यादा और अमीरों के ऊपर कम, क्योंकि उस वक्त था उस तरह का। तो एबिलिटी टू पे और प्रोग्रेसिव टैक्स हो, जैसी इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ाओ, हाँ, जो वो एक प्रिंसिपल। और एक्सपेंडिचर के ऊपर भी उनके विचार थे कि डिफेंस वगैरह पे आप खर्चा मत करो, आप जो लोगों की ज़रूरत है उसको करो। वो विचार पब्लिक फाइनेंस पे उन्होंने दिया है। उसी तरह करेंसी में भी है। लेकिन मेरा ख्याल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो विचार है जिसका ऊपर असर हुआ है वो ये है कि जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो 1918 में उन्होंने एक पेपर लिखा इंडियन इकोनॉमिक जर्नल में। उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दी है। अब उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका सार यही था कि उन्होंने कहा कि गाँवों में, रूरल एरिया में गरीबी बहुत है। गरीबी इसलिए है कि खेती से जो इनकम मिलता है वो बहुत कम है, राइट, और खेती से इनकम कम मिलता है इसलिए गरीबी ज़्यादा है। हाँ, और खेती से इनकम जो कम मिलता है वो उसकी वजह से मिलता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इनपुट्स है एग्रीकल्चर में, यदि आप डालोगे, इरिगेशन का इस्तेमाल करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। obviously, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करो, न्यू इनपुट दे दो, मैकेनाइजेशन करो, और जो सरप्लस लेबर है, ज़्यादा वहाँ काम कर रहा है, उसको आप शहरों में ले आओ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो ए सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि प्रेशर कम होगा जनता का तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। एक फैमिली है जिसमें 5 लड़के हैं, उसमें से 3 यदि शहर में चले गए तो 2 को खेती से जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो ये थ्योरी उनकी थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, विथ इंटेंसिव फार्मिंग एंड मैकेनाइजेशन। लेकिन जब वो लेबर मिनिस्टर बने 1942 में, 42 से 1944 तक वो 3 साल लेबर मिनिस्टर रहे एग्जीक्यूटिव कमेटी में। उस वक्त क्या हुआ कि ब्रिटिश ने एक प्लान बनाया इंडिया के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन प्लान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, इंडियन सोल्जर वापस आ रहे थे, और इंडस्ट्री जो थी इंडिया की उसको पहले तो डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करती थी, अब उसको कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए प्लान बना, उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चरल प्लान। बाबा साहेब उसके मेंबर थे। अच्छा, तो आप वो प्लान को देखेंगे, मेरी किताब है उसमें, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड वाटर पावर पॉलिसी, वो यदि देखोगे तो उसमें उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी 1980 में जो दी वो पूरी लागू की, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो वही विचार उन्होंने डाले कि भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करो, लेकिन एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़रूरी है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फिर बेसिक एंड की इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर में हो, एजुकेशन पब्लिक सेक्टर में हो, इंश्योरेंस हो, और पॉलिसी लेबर फोकस हो। ओके, तो लेबर के लिए तो बहुत कुछ किया, जो कुछ आज लेबर के लिए वो सारा बाबा साहब ने किया है। मिनिमम वेज है, वर्किंग आवर्स है, महिलाओं के वर्किंग आवर्स है, सोशल सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, इंडस्ट्री वर्कर का जो एग्रीमेंट है वो सेटलमेंट वो उन्होंने किया हुआ है। तो उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी की उन्होंने बात की। और मैं बताऊँ कि ये सारा का सारा प्लान फर्स्ट 5 प्लान में चले गया। अच्छा, तो यही विचारधारा जो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन प्लान में लाई वो फर्स्ट प्लान में चली गई, और वही विचार आपको दिखता है कि सेकंड 5 प्लान में। आपने देखा होगा कि बेसिक इंडस्ट्री नेहरू ने पूरी पब्लिक सेक्टर में लाई, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार था, उन्होंने पहले भी कहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे कमेंट देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहेब का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो विचार था उसका भी असर हुआ है, और लेबर के लिए हुआ है, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट के लिए पॉलिसी में हुआ है। ये पॉलिसी मेकिंग की जब आपने बात की तो जो देश के जो वीकर सेक्शंस थे, चाहे माइनॉरिटीज थे, SC ST थे, या इवन OBCs का भी एक बड़ा वर्ग था, तो इनके डेवलपमेंट की भी पॉलिसीज उन्होंने डिज़ाइन की थी, और समय समय पे उन्होंने मेमोरेंडम देके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी उसको फिर एक अमली जामा पहनाया था। तो इसको उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया? ये मेरा ख्याल है ये तो बाबा साहेब का एवर लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है।
मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, यदि उनको एक भगवान मानते हैं, जो वो तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक भगवान की पोजीशन पे वो उनको बिठाते, वो इसलिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए नीति जो बनाई है वो बाबा साहेब ने बनाई। और आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, ये तो आप और कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, उनको मॉडिफाई किया इंडियन कंटेक्स्ट में। लेकिन ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, पॉलिसी फॉर द डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप विच आर डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन अनटचेबल इथनिसिटी, इसके लिए कोई लेसन नहीं था। कोई लेसन नहीं था। ये तो बिल्कुल उनको सोचना पड़ा। हाँ। तो एक ही लेसन था उनको कि पहली बार तो उन्होंने ये किया कि पूरा कास्ट का एनालिसिस किया। तो पहला ही पेपर 1916 में लिखा कास्ट क्या है, कास्ट का विकास कैसे हुआ। फिर सबसे ज़्यादा डिटेल डिस्कशन जो है वो हुवेर शुद्धराज में है कि कास्ट कैसी है, उसकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर और एक किताब लिखी हुवेर अनटचेबल एंड हाउ दे बिकेम फिफ्थ वर्ना। तो पूरा कास्ट और हिंदू ब्राह्मणिकल रिलीजन का स्टडी करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई अनटचेबल्स आर डिनाइड इक्वल राइट। और उन्होंने ये कहा कि कास्ट सिस्टम जो है वो 4 प्रिंसिपल पे आधारित है। एक है कि लोगों को डिवाइड करती है, 4-5 भाग में डिवाइड करती है, उसमें कास्ट मैरिज नहीं, सोशल रिलेशन नहीं है। दूसरा, ये राइट भी डिवाइड करती है और अपने आप को ज़्यादा राइट लेती है, अनटचेबल को कोई राइट नहीं लेती। ये ग्रेडेड तरीके से राइट देती है। तो यदि अनटचेबल को राइट टू ओनरशिप लैंड नहीं है, बिजनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सोशल रिलेशन नहीं, तो गरीब होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उन्होंने पहले तो कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी का एनालिसिस करने के बाद ये पाया कि अनटचेबिलिटी इन कास्ट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द अनटचेबल टू सर्टन एक्सटेंट। द ओबीसी एंड शेड्यूल ट्राइब का और रीज़न सोशल आइसोलेशन है। तो इसलिए उन्होंने साउथ बैरो कमीशन से लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन दी पहली बार। तो आप देखेंगे कि साउथ बैरो कमीशन में भी, साइमन कमीशन में भी और स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में उन्होंने 4 डिसीजन दिए कि डिस्क्रिमिनेशन है तो उसके अगेंस्ट में लॉ बनाई है, लीगल सेफगार्ड। दूसरा है उनका फेयर शेयर मिलने के लिए रिजर्वेशन लाइए कि कम से कम उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको शेयर दे दो। तीसरा, उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली उनको एजुकेशनली राइट डिनाई किए, इकोनॉमिक राइट डिनाई किए, तो उनकी इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करो, बिजनेस दे दो, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे दो। तो ये 3 उन्होंने सॉल्यूशन दिए। चौथा सॉल्यूशन दिया उन्होंने कि एग्जीक्यूटिव में शेयर हो, लेजिस्लेशन में तो हो थ्रू पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है उसमें भी शेयर हो, मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, मिनिस्ट्री हो। और चौथा 5वां सॉल्यूशन दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसको ओवरसी करे। इसलिए शेड्यूल कास्ट कमीशन बना, शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना, ये मिनिस्ट्री बनेगी। ये 5 सॉल्यूशन उन्होंने तभी दिए 1920 में। अच्छा, 1920 में दिया है। हाँ, और फिर उसको इम्प्रोवाइज किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसका असर ये हुआ कि पहली बार आया पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, पुनः पैक्ट में मिला। और फिर उन्होंने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 42 में जब मिनिस्टर बने तो उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज एंड स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट लिया। वो कैसे लिया, मैंने इसके पहले भी कहा है कि पूना पैक्ट में पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो दिया, तो आखिरी के पैरा में लिखा हुआ है कि एफर्ट विल बी मेड, क्योंकि उन्होंने डिमांड की थी रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज ऑल्सो, लेकिन वो तो नहीं माना उन्होंने। लेकिन आखिरी के पैराग्राफ में लिखा एफर्ट विल बी मेड टू प्रोवाइड देम ड्यू शेयर इन दी सर्विसेज और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। ये बाबा साहेब ने प्यारा उठाया। अच्छा, उनकी अपॉइंटमेंट हुई जुलाई में 42 में। यहीं से गए, नागपुर से ही गए वो, यही लेटर आया था उनको, मिनिस्टर बन गए। और सितंबर में उन्होंने वाइसराय लिनलिन गो थे, लिनलिन गो, उनको खत लिखा कि भाई ये पुनः पैक का प्रॉमिस है, ये हमें दे दो आप। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 43 में GR निकाला जिसमें 12.5% रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज और स्कॉलरशिप बनाई, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो आज तक चल रही है 70 साल के बाद है, और ओवरसीज स्कॉलरशिप निकाली जो आज तक चल रही है। और उसी वक्त 8 लोगों को भेजा इंग्लैंड में और अमेरिका में। अच्छा, एक मैं मुद्दा आपको बताऊं कि
ये 42 में उनको मिला और सारा का सारा फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए। तो जितने भी प्रोविजन आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 14 इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 की रिप्रेजेंटेशन ड्यू हो, नहीं है तो उसके लिए कोशिश करो। सबसे ज़्यादा आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी को बैन किया एंड मेड पनिशेबल। ये सारा बाबा साहेब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो नहीं होते तो ये नहीं आता। अच्छा, एक बात मैं बताऊं कि बाबा साहेब ऑल्सो वेंट थ्रू ए वेरी पेनफुल लाइफ। उसके दो रिजर्वेशन को लेके, जब ब्रिटिश ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दीजिए और आप अपनी घटना बनाइए इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन क्रिप्स कमीशन ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि भाई पहले शेड्यूल कास्ट को 35 एक्ट में रिजर्वेशन था तो वो भी लागू करना चाहिए। और बाबा साहेब कह रहे थे कि आप ये कम से कम लेटर में लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, लेकिन जो पहली कमिटमेंट 1935 एक्ट में वो रखे, क्योंकि बाबा साहेब को डर ये था कि रिजर्वेशन को अपोजिशन किया था शुरू में कांग्रेस ने, बाद में अब हुआ। तो यदि 70% असेंबली के मेंबर यदि कांग्रेस के होंगे तो वो तो रिजर्वेशन को अपोज करेंगे। तो उनको लगा कि सारी लाइफ भर मैंने जो किया है वो नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जरूरत क्या है, 1935 एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस, उसमें से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन निकाल डालो और कुछ हिस्से डाल दो, बस, और क्या है। लेकिन वो नहीं हुआ। और इतने लड़े बाबा साहेब किस कमीशन के सामने कि आप ये लिखो, नहीं लिखा उन्होंने। तो बाबा साहेब इंग्लैंड चले गए, एटले को मिले, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर चर्चिल थे, चर्चिल से मिले। अच्छा। तो चर्चिल ने बाबा साहेब को एडवाइस किया कि आप ऐसा करो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाके वहाँ फाइट दे दो। ओके। तो वापिस आए वो, और उनको लगा कि मुझे तो मैं बॉम्बे से नहीं चुन सकता। तो फिर वो बंगाल से वहाँ से चुन के आए और वहाँ उन्होंने अपना फेट फिर ट्राई किया। और वो इट वॉज द रोमांस ऑफ द टाइम that he was made a minister, he was made a member of the drafting committee and he was made a chairman. तो सारा उनके हाथ में था। एक साथ इतना लड़ रहे थे, वो सारा हताश हो गए थे। हाँ, लेकिन इसके बाद भी और एक हताशा बाद में आ गई कि सभी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिला, मुस्लिम, सिख्स, इनको। कुछ को छोटे थे उनको नॉमिनेशन मिला। उसके बाद पार्टीशन आया। पार्टीशन जैसे हुआ तब कुछ लोगों ने यह कहा कि ये सेपरेट इलेक्टेड जो है इसी की वजह से पार्टीशन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो पटेल ने पोजीशन ली कि सारा रिजर्वेशन निकाल डालो। तो पटेल ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये रिजर्वेशन मान लिया था। पटेल ने दोबारा माइनॉरिटी कमेटी के सामने लाया कि हमें डिसीजन लेते हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए सारा का सारा, क्योंकि ये सेपरेटिज्म बढ़ता है। बाबा साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया कि भाई लार्जर बॉडी ने डिसीजन लिया, छोटी बॉडी जो माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी वो कैसे कर सकती है। पटेल नहीं माने तो ले आए और सारा माइनॉरिटी का रिजर्वेशन चले गया। अच्छा। सिर्फ नॉमिनेशन के थ्रू कुछ रखा और फिर बाबा साहेब के पीछे पड़े कि आप शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन आप विड्रॉ कर लो। अच्छा। और किसी को लगा दिया। तो ये जो कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि बाबा साहेब 2 दिन तक इतने गंभीर थे, बोल नहीं रहे थे। तो नेहरू ने, पटेल ने उनको वॉच किया। ये तो गंभीर बात है। और फिर अफवाह भी आती है कि अम्बेडकर हैज थ्रेटन टू रिजाइन। ये भी थोड़ी सी अफवाह थी। तो उस वक्त भी फिर देखो सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो जा रही थी। हाँ। तो लेकिन फाइनली पटेल ने वगैरह मान लिया। और वो 10 साल की जो बात हो रही है ना, वो उसी की वजह से आती है कि चलो भाई 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते आपको, बाकी तो परमानेंट है। तो मतलब इतनी मेहनत के बाद एकेडमिकली जस्टिफाई करना, फिर सरकार से लड़ना, ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ लड़ना, गवर्नमेंट में जस्टिफाई करना, और आज वही रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसके वजह से मोबिलिटी हुई है, जो भी लिमिटेड मोबिलिटी है उसके वो नहीं होती तो नहीं मिलती, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। अभी भी है। और दूसरा जो मुद्दा है कि बाबा साहेब ने 2 पॉलिसीज बनाई थी। एक तो रिजर्वेशन की पॉलिसी, लीगल सेफगार्ड, रिजर्वेशन, शेयर इन एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह। दूसरी बताई थी कि भाई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, कि उनको ज़मीनें मिले जाए, बिजनेस प्रमोट हो,
और स्कॉलरशिप वगैरह हो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो अलग था, अलग प्रोग्राम था। जो आज चल रहा है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आज है, बिजनेस के लिए आपने देखा रिजर्वेशन भी आया है, और पॉलिसी फिर वो आगे बढ़ी इम्प्रोवाइज हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि इतनी मेहनत से बाबा साहेब ने उसने एकेडमिकली जस्टिफाई किया और आर्गुमेंट करके ये पॉलिसी लाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लाई और कायदे में की। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो है वो 1955 में आया, वो थे, वो बोले उस नेशनल इशू भी उन्होंने इसको ये किया था। या अनटचेबिलिटी गांधी ने भी नेशनल इशू बनाया इसको। अच्छा। तो मैं एक पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और अनटचेबिलिटी अगेंस्ट जो बाबा साहेब का स्ट्रगल है वो भी नेशनल कॉज है। नेशनल कॉज है, एग्जैक्टली, वो नेशनल कॉज है। क्योंकि फिर गांधी जी ने लिया था एज ए नेशनल इशू, तो बाबा साहेब ने उसको नेशनल इशू बना दिया। और उसका कारण ये था कि कास्ट सिस्टम का असर डेमोक्रेसी पे भी है, कास्ट सिस्टम का असर नेशन पे भी है, कास्ट सिस्टम का असर ब्यूरोक्रेसी पे भी है। तो ये नहीं कह सकते कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी सिर्फ अनटचेबल का प्रॉब्लम है, उसके इम्प्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस डेमोक्रेसी में है, नेशन में है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, हर जगह है। तो आपको कास्ट को एज ए नेशनल इशू आपको डील करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये तो इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है बाबा साहेब का कि वो और देश में देखने को नहीं मिलता। वो ये सिर्फ बाबा साहेब की वजह से अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी या रिजर्वेशन पॉलिसी बाबा साहेब की वजह से आई। वो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी, ही कॉइन्ड द आइडिया, ही गेव द पॉलिसीज, ही डेवलप इट, ही इम्प्लीमेंट इट। वोटिंग राइट्स की भी बात आपने की कि 1920 में उन्होंने वोटिंग राइट्स का प्रस्ताव दिया था, और उस वक्त तक जो है, और इवन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो सबको वोटिंग राइट्स मिले, लेकिन इस वक्त तक दुनिया के कई देशों में वोटिंग राइट्स महिलाओं को नहीं मिले थे या अन्य लोगों को नहीं मिले थे। तो ये भी एक जो उनका आइडिया ऑफ नेशन था, या फिर ये आइडिया फिर बाकी देशों ने भी इस्तेमाल किया। ये वोटिंग राइट ऑफ वुमन, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आप यदि उनकी इंटरव्यू साइमन कमीशन के बाद देखेंगे तो उनको सवाल पूछते हैं कि आप वोटिंग राइट डिप्रेस क्लास अनटचेबल के लिए मांग रहे हैं, आप यही राइट ट्राइबल के लिए भी मांग रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। ओके। और ये चला आगे पीछे, क्रिमिनल ट्राइब के भी लिए मान रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। और फिर रिप्रेजेंटेशन भी उनके लिए मांग रहे हो? उन्होंने हाँ। फिर आखिरी में एकदम स्पीड में एक सज्जन कहता है कि व्हाट अबाउट मेल फीमेल, महिलाओं के लिए भी मांगते हो? उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, ये बात हो रही 1930 की। 1930 में वो कह रहे हैं साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को कह रहे हैं, उसमें है सारे क्वेश्चन में। अब ये 1948 में घटना बनी तो वो तो भूल ही जाइए, उसमें तो वो ही हुआ कि हिंदू कोड बिल लाया उन्होंने महिलाओं के लिए, कि मैं बोला नहीं महिलाओं के बारे में, आज कुछ जो महिलाओं के लिए उन्हीं की वजह से आया। तो मेरा ख्याल, और ये फिर इसका तो ये तो यूएसए में बाद में आया, यूके में बाद में आया। ये तो एक तरीके से लेसन था कि महिलाओं कॉन्टेक्स्ट में जो सबके लिए राइट्स बने, वोटिंग राइट्स महिलाओं के लिए, वो उनके इसमें बाद में आया। उन्होंने इनसे सीखा है, वापस सबकी पॉलिसी से सीखा है। यूनिवर्सल सफरेज जो कहते हैं वो यही है कि जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो जैसा हमने हिंदू कोड बिल की बात भी करनी थी, क्योंकि देश में जैसा अनटचेबिलिटी का इशू को उन्होंने एड्रेस किया, काफ़ी राइट्स ले लिए, या एक अच्छे लेवल पे समझ आया भी है, हम इसे मानते भी हैं। लेकिन महिलाओं का भी शोषण उस समय काफ़ी होता था। महिलाएं सभी वर्ग की, जो हो, SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, ब्राह्मण्स महिला या अपर कास्ट हो, वो भी प्रताड़ित थी। तो उनके संदर्भ में भी उनके मन में काफ़ी कंपैशन था, करुणा थी, इसलिए वुमेन राइट्स के लिए भी उन्होंने रिज़ाइन दिया। और दूसरा हम देखते हैं OBC के राइट्स के लिए भी वो रिज़ाइन देते हैं। तो ये एक नेशनल, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में एक व्यक्ति जो सोचता है देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, और उसके मन में महिलाओं के प्रति भी उतने ही करुणा है, और ये होते हुए भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया उनके प्रति भी वो करुणा है कि OBC को भी राइट्स मिले, या फिर अपर कास्ट को भी, महिलाओं को भी राइट्स मिले। इसको कैसे डिफाइन करें? नहीं, उसमें अमन ऐसा है कि उसके पीछे जो विचार है वो ये है कि सोसाइटी में यदि डाइवर्स ग्रुप हो, हर एक सोसाइटी में डाइवर्स ग्रुप होते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट रिलीजन है, कास्ट है, फिर ट्राइबल नॉन ट्राइबल है, फिर जेंडर का इशू है, और कलर है, शार्प कॉन्ट्रडिक्शन है। यूरोप में आपको वो नहीं दिखता, सारे वाइट है तो सारे वाइट है। तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है,
अब जो थीरीज ऑफ डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन है वो ये बात कहती है कि जब डाइवर्स ग्रुप है तो वो जो ग्रुप जो है अपने लेवल पे हम दूसरे ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करें ये डिसाइड कर लेते हैं। राइट। घटना ने जो रूल लेट डाउन किए वो तो कॉमन हो जाते हैं सबके लिए, वोटिंग राइट हो, फंडामेंटल राइट हो, लेकिन एक एक ग्रुप अपने नॉर्म भी डिसाइड कर लेता है कि मैं दूसरे ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करूँ, इक्वली करूँ, अनइक्वली करूँ, शादी करूँ, सोशल रिलेशन रखूँ। और ये जनरली ये पाया गया है कि ये जो नॉर्म्स होते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। राइट। दूसरे ग्रुप को एक्सक्लूड करने की उसमें प्रोविजन एक तरीके से विचार आता है। राइट भी डिनाई करते हैं, शादी में भी ऑब्स्टेकल होते हैं, सोशल रिलेशन भी होते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जाना कि इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी है और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटीज लाता है वो कास्ट सिस्टम और इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, और महिला का भी है। और उन्होंने जितना कुछ लिखा है फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म और जो एनालिसिस किया है उन्होंने महिलाओं के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है कि जो राइट अनटचेबल को, शूद्रा को डिनाई किए, वही राइट महिला को डिनाई किए गए। महिला को एजुकेशन का अधिकार नहीं, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं, फिर डाइवर्स का अधिकार नहीं है, विडोवुड है, फिर आखिरी तक सती का भी लिया जाता है। तो महिला के बारे में उन्होंने लिखा। और सबसे मैं आपको ये बताऊं कि एक सज्जन ने लिखा था कि द डाउनफॉल ऑफ हिंदू वुमन, द स्टेटस ऑफ हिंदू वुमन इज बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा। तो बाबा साहेब ने फिर उसको बड़ा तीखा जवाब दिया और महाबोधि सोसाइटी के आर्टिकल में जर्नल पब्लिश किया कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हिंदू वुमन। तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति। बुद्धिज्म में तो उन्होंने इक्वेलिटी दी, उन्होंने रिलीजियस जो प्रीस्टहुड है उसमें शामिल किया है, उसका मतलब एजुकेशन का अधिकार दिया है, रिलीजन का अधिकार दिया, आदमी के साथ इकट्ठा ये करने का अधिकार दिया, मनुस्मृति डिनाई दी। तो वैचारिक लेवल पे भी बाबा साहेब ने ये क्लियरली इंडिकेट किया कि वैदिक ब्राह्मणिज्म एंड मनुस्मृति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिंदू वुमन। और ये फिर बाकी जब ब्रिटिश ने 1754 में कुछ लॉ लाने की कोशिश की टू बैन चाइल्ड मैरिज, टू बैन विडोहुड एंड टू बैन सती, तब फिर राजा राम मोहन राय इन्होंने पहले तो अपोज किया कि नहीं हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फाइनली एग्री किया उन्होंने कि नहीं ठीक है लॉ पास कर सकते हो आप, तभी फिर सती बैन करने का एक्ट आया। तो बाबा साहेब ने महिला की समस्या को भी परखा और समझा और उसके ऊपर कृति की। और जब वो लेबर मिनिस्टर बने तो उन्होंने पहली बार हिंदू कोड बिल बनाया जिसमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट रीमैरिज है, विडोवुड को ख़त्म कर दिया उन्होंने, इक्वल शेयर और सारे फिर वोटिंग राइट और ये सारे राइट महिलाओं की इसमें आते हैं। इवन ही ऑल्सो वेंट टू द एक्सटेंट दैट जब वो वहाँ गए थे उड़ीसा में और वो कोल की माइन में नीचे चले गए, कोई मिनिस्टर जाता नहीं है, वो चले उस वक्त वो चले गए और वो देखा कि महिला काम कर रही है और रात के वक्त काम कर रही है। तो आते ही उन्होंने ऑर्डर निकाला कि महिला नीचे काम नहीं करेगी माइन में और रात को नहीं करेगी। ओके। और फिर उनके उतने ही वर्किंग आवर्स हो गए, उनको प्रोटेक्शन होगा। अभी सरकार ने तो उसको उल्टा कर दिया है। तो महिलाओं के जो अधिकार है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस, वो उन्होंने हिंदू कोड के बिल के थ्रू दिए। लेकिन चूँकि 52 का इलेक्शन था और उसको अपोजिशन हो रहा था हिंदू की तरफ से, तो नेहरू को लगा कि इलेक्शन में ज़रा प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब को कहा कि ऐसा करते हैं लेकिन इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, मतलब कुछ शुरू में लेते हैं जो माइल्ड है और इलेक्शन के बाद है वो ले लेंगे। तो बाबा साहेब ने समझ लिया क्या है, तो उसको उन्हें इसलिए वो इश्यू पे उन्होंने रिज़ाइन किया। लेकिन एक जो आपने पूछा था कि उनको ये भी प्रॉमिस किया था नेहरू ने कि भाई आपको प्लानिंग मिनिस्ट्री देंगे आप, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, बाबा साहब को विजन था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी नहीं दिया नेहरू ने। तो मेरा ख्याल है महिलाओं के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया। उसी तरह मुस्लिम के बारे में, उसी तरह क्रिश्चियन के बारे में। अच्छा। और मुस्लिम का जो इशू है किसी ने इतने डिटेल में स्टडी नहीं किया। उन्होंने जो थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखी वो 6 महीने में उसकी कॉपी ख़त्म हो गई। अच्छा। तो फिर वो थकार ने कहा कि भाई इसको आप दोबारा लिखो। तो बाबा साहब ने उसकी 2nd एडिशन लाई, उसका नाम चेंज किया है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उसमें फिर उन्होंने अपनी सॉल्यूशन दी। लेकिन मुस्लिम की पूरी समस्या का इतना डिटेल एनालिसिस है उसमें, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट एनालिसिस एंड वेरी फेमस बुक।
और उसके बाद उन्होंने सोल्यूशन भी दी। सोल्यूशन आप देखेंगे, जो सोल्यूशन दिए वो कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व में है। वो माइनॉरिटीज़ के लिए है, माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट के लिए, कि भाई जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट ग्रुप है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो कैंडिडेट को चुन के जाने के लिए वो अपने जाति और अपने धर्म के सिवा लोगों को वोट नहीं देंगे। तो जो माइनॉरिटी में है उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने सोल्यूशन दी, कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के वोट जो है, हिंदुओं के सीट जो है वो कम करो और वो बांटो। कुछ मुस्लिम को दो, कुछ सिख को दो, कुछ क्रिश्चियन को दे दो, कुछ शेड्यूल कास्ट को दे दो, और बैलेंस ले आओ। उन्होंने बैलेंस रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। और भी सोल्यूशन है उन्होंने दिए हुए है कि मैंने इसके पहले भी उसका जिक्र किया है कि भाई माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होगा, जो पार्टी पावर में है उनका, वो मिनिस्टर कौन होगा ये सारा हाउस, पूरी पार्लियामेंट तय करेगी। नहीं, ये नहीं कि उसकी पार्टी तय करेगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस आदमी कि ये आदमी सही है, माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का हो जो पावर में है, लेकिन सबकी सम्मति से वो हो कि भाई ये ठीक ठाक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन उसमें दिए हैं उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए। क्रिश्चियन के लिए 4 ऐसे लिखे उन्होंने, क्वेश्चन टू द क्रिश्चियन। उन्होंने कहा कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, जो शेड्यूल कास्ट जो कन्वर्टेड है, वो क्रिश्चियनिटी में ये न मान के चले कि उनकी डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने वहाँ क्रिश्चियनिटी में जाने के बाद उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू होगा तो सोशल मूवमेंट चलानी चाहिए। वो लगभग 40 साल के बाद वही हुआ, उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो फिर वो कमेटी बनी तमिलनाडु में, और फिर उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी फॉर कन्वर्टेड क्रिश्चियन की है, चल रही है। तो ये मतलब बाबा साहेब का ये जो था कि वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के प्रति ही उन्होंने पॉलिसी नहीं दी है, तो जो ग्रुप माइनॉरिटी में है और डिस्क्रिमिनेटेड है, उन सब के लिए उन्होंने इंक्लूसिव, सोशली इंक्लूसिव पॉलिसी दी हुई है। तो ये तो राष्ट्र का काम है। और आज वही हो रहा ना, शेड्यूल कास्ट को पहले रिजर्वेशन मिला, फिर शेड्यूल ट्राइब को मिला, फिर वो ओबीसी के लिए किया उन्होंने। उन्हीं की प्रोविजन की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आई कि कमिटी शुड बी सेट अप टू स्टडी देयर सिचुएशन एंड देन डिसाइड। तो फिर काका कालिल का बना, फिर मंडल बना, और मेजॉरिटी ऑफ द ओबीसी ये मानते नहीं है, उनको उनकी अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोगों को है, बिल्कुल सही है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और महिला का पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहाँ से आया? वही आइडियोलॉजी है कि भाई महिला डिस्क्रिमिनेटेड है, आदमी उनको सीटें नहीं देता है। है 50% और फिर 14% है लोकसभा में, तो 30% रिजर्वेशन बाबा साहेब की विचारधारा से ही आया। तो सारी माइनॉरिटीज़ के लिए जो रिप्रेजेंटेशन की बात आई, ये जो आइडियोलॉजी और पॉलिसी है, ये बाबा साहेब की देन है और ये राष्ट्र के लिए है। आज वही फॉलो की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है कि जो ये पॉजिटिव कंसेप्ट्स आए हैं या जो पॉलिसीज़ बनी है एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ की, जो आज भी इम्प्लीमेंट हो रही है, बाबा साहब के ही विचारों से ये आई। आपने बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, देश के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, पॉलिसीज़ के बारे में बताया। एक अंतिम सवाल ये है कि पानी जो हर व्यक्ति की एक नीड होती है, और अपार्ट फ्रॉम ऑल कास्ट क्रीड, सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी सबको मिले और पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बने और उससे भी देश का विकास हो, ये भी उनकी एक पॉलिसी थी, अहम पॉलिसी थी, जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इस सवाल पे ही, इस अंतिम सवाल पे ही आपसे करना चाहेंगे। ये तो खैर देखिए, 1920 के बिल जो लगातार अनटचेबल को जो राइट डिनाई किए जाते हैं, उसमें डिनाइल ऑफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये तो है ही है। जो गांव में कुआं है या गांव में पॉन्ड है, टैंक है, उसको नहीं है, उसको एक्सेस नहीं है। यदि नदी भी बह रही है तो नीचे की तरफ आप जाके कपड़े धो लो या पानी पी लो, ऊपर जो हाई कास्ट करेगा। तो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड आई हैव नॉट स्टडीड एक्सेस टू इरिगेशन वाटर, ये भी, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो उस वक्त था ही, लेकिन बाबा साहेब के लाइफ में भी बड़े कोइंसिडेंस आ गए। तो जब वो मिनिस्टर बने 1942-44 में, और जैसे मैंने बनाया कि उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन प्लान बनाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बनाया, और जो लेबर मिनिस्टर थे तो उनके पास 3-4 पोर्टफोलियो थे। एक तो लेबर का था,
फिर उनके पास एविएशन भी था, एयर इंडिया वगैरह उन्हीं के पास था उस अच्छा। वक्त। फिर DOPT था, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो ताजमहल का रिपेयर और ये रिपेयर उनके पास था। अच्छा। और उसमें वाटर एंड इरिगेशन एक था, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ये एक डिपार्टमेंट उनके पास था। तो जब विकास की बात आ गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ गई और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात आ गई, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है और शहरों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की भी ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर उस वक्त पॉलिसी बनाई इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए, वाटर डेवलपमेंट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। अब वो पॉलिसी ऐसी है कि मैं ये समझता हूँ कि वो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर के पास कुछ था नहीं। एक इरिगेशन एडवाइज़र था, क्योंकि इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, तो सेंटर में कुछ नहीं था। तो लेकिन बाबा साहब ने ये पॉलिसी बना के उसकी वजह से एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। क्या बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी के बहुत नए आधार लाए उन्होंने। मेरे पास टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए, कि उनका ये कहना था कि वाटर डेवलपमेंट जो है सिर्फ डैम कंट्रोल के लिए नहीं करना चाहिए। उस वक्त डैम जो कंस्ट्रक्ट करते थे सिर्फ पूर जो होता है, फ्लड जो होता है, उसको रोकने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, हम वो पानी को संग्रहित करें और उसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए करें, शहरों के लिए करें। सो मल्टीपल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया। सिंगल यूज नहीं, सिर्फ फ्लड कंट्रोल नहीं, मल्टीपल यूज, और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लाया। दूसरा उन्होंने कहा कि जब आप डैम बनाओगे तो पूरा जो बेसिन है, वो डैम के किनारे पे सारे जो लोग हैं उन सब की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनके बच्चों को, क्योंकि उसकी ज़मीन जाएगी तो उनके नौकरी दे दो। आपने देखा होगा कि जब भी डैम बनता है कितने प्रॉब्लम हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, होने नहीं देते 10-10, 15-15 साल। महानदी जो डैम बाबा साहब ने बनाया है, ये एक वर्ड नहीं उसके बारे में। अच्छा। उन्होंने पहली बार जैसे ही दामोदर वैली डैम की प्लान बनाया, उसमें एक सेक्शन डाला रिहेबिलिटेशन। और रिहेबिलिटेशन में सारा ये है कि जिनकी ज़मीन गई उनको हम ज़मीन देंगे, उनके लड़कों को जॉब देंगे, बगल में स्कूल निकालेंगे, हेल्थ सेंटर निकालेंगे, सारी फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये अप्रोच उन्होंने मल्टीपल डेवलपमेंट का अप्रोच वाटर के लिए लाया, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी की। दूसरा कंट्रीब्यूशन था कि दोनों जो थी ये प्राइवेट में थी। अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्राइवेट में था, इरिगेशन भी कुछ हद तक था, वो सारा नेशनलाइज कर दिया। ये उनका कंट्रीब्यूशन है, नेशनलाइजेशन, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी उनकी। तीसरा जो था, उन्होंने संस्था बनाई, तो उन्होंने बनाया सेंट्रल इरिगेशन वाटर एंड नेविगेशन कमीशन। अब उसका नाम बदल के उसके दो हिस्से हो गए, एक तो सेंट्रल वाटर कमीशन है और दूसरा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के लिए उन्होंने अमेरिका से एक इंजीनियर को लाया। उस वक्त इतने इंजीनियर हमारे पास थे नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको लाया, उसको चेयरमैन बनाया। अच्छा। उसका नाम मुझे याद नहीं, माल्थस ऐसा कुछ है। और सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए इनको ले आए जो भाखड़ा नांगर पे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको लाया वहाँ पर। अब बताइए, पॉलिसी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और इसके आगे जाके डैम बनाए। दामोदर डैम 3 साल में उन्होंने मेजर कंस्ट्रक्शन की। 3 साल के अंदर वो मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, वो किताब जो लिखी मैंने उसमें हिस्ट्री पढ़ी कि किस किस डैम के लिए कितने कितने साल लगे, 15, 20, 25, हीराकुंड के लिए कितने साल लगे। ये दामोदर ऐसा था कि उन्होंने 3 साल में सारा काम शुरू कर दिया था। तो उसके ऊपर एक सज्जन है, उनका नाम हार्ट है, HART, हार्ट। तो उन्होंने लिखा है रिवर ऑफ इंडिया, उसमें दामोदर डैम पे जो वो चर्चा करती तो उसने उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग काम तो इंजीनियर ने किया है, लेकिन जो पॉलिटिकल काम था दैट वाज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। क्योंकि क्या है, ये दामोदर वैली अथॉरिटी जो है, दामोदर डैम जो है, उसमें 3 राज्य थे, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल बहुत ही मतलब सजेशन देने में बड़े माहिर थे। अर्ली उनको लगता था कि, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसका हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको मना के एग्री कर लिया और डैम का फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन किया। तो उनका है दामोदर वैली अथॉरिटी। अच्छा, दामोदर वैली अथॉरिटी ये भी कॉन्सेप्ट टेनेसी वैली अथॉरिटी चला है। अच्छा, हाँ, अमेरिका में जो टेनेसी वैली अथॉरिटी है ना, वो रिवर जो है टेनेसी अलग अलग स्टेट से गुजरती है, तो इनके इकट्ठा ला के एक वैली अथॉरिटी बनाई। उसी तरह यहाँ भी अथॉरिटी बनाई
और मनाया बंगाल को, उड़ीसा को, यूपी को कि भाई ये अथॉरिटी में आ जाए, और ये भी तय हुआ किसको कितना पानी मिलेगा, किसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एग्रीमेंट करवाया। और फिर सोन रिवर पे भी किया, और फिर कुछ डेक्कन का प्रपोजल भी था, मैंने देखा है कि डेक्कन के लिए भी प्रपोजल था। तो बाबा साहेब इज द फाउंडर ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एट द सेंटर इनफैक्ट, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाबा साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो काफ़ी समय हमारे पास नहीं होगा, और अलग अलग फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, देश के सोशल सब्जेक्ट्स हो, या माइनॉरिटी के सब्जेक्ट्स हो, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कई ऐसे सेगमेंट हैं, ऐसा एक सेगमेंट नहीं बचेगा कि जिसमें बाबा साहब का रोल नहीं है। तो बहरहाल आज हमने बाबा साहब की एक नेशन बिल्डिंग कंसेप्ट पे जो है आज चर्चा की, और बाबा साहब के आइडिया ऑफ इंडिया क्या थी, उनका विजन क्या था, और कैसे देश में एकता बने, देश एक संघ बने, और देश डेमोक्रेटिक, सोशल, रिपब्लिकन और सॉवरेन बने। इसके बारे में उनके थॉट्स जो है वही थॉट्स पे आज देश चल रहा है। उन्हीं थॉट्स के कारण आज एटलीस्ट देश एक संघ है। हालांकि कुछ लोग इस थॉट्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन देश के लोग ये समझें कि बाबा साहब का नेशन बिल्डिंग में रोल क्या था, और नेशन बिल्डिंग के साथ साथ जो कम्युनिटी भी, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उनको इकट्ठा लाने और उनकी डेवलपमेंट में क्या रोल था। तो प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराट सर ने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें इस रोल के बारे में समझाया, देश के हित के बारे में उनके मन में क्या ख्याल थे, क्या विचार थे, और कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए पॉलिसी मेकिंग के तहत, और कैसे आज देश उन्हीं के दिशा और निर्देश पे चल रहा है। तो सर, आप हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपने बुलाया।